हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले वाली वीडियोस में भी काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और काफी सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है यूनिट्स और चैप्टर्स को लेकर, तो वो कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। अभी तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट करी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। यूनिट 1 में हमारे चैप्टर्स थे चैप्टर 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दी और यूनिट वाइज देखें तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दी। यूनिट 2 हमारी चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट करी जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 थे। यूनिट 2 हमारी चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया है इससे पहले वाली वीडियोस में, राइट। अब हमारी जो बारी है अगले चैप्टर की वो है चैप्टर 5, जो कि यूनिट 2 का अगेन पार्ट है। तो चैप्टर 5 इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। टॉपिक क्या, बेसिकली हमारा चैप्टर ही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर 5 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ये है और इसी वीडियो से मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है, ये टाइप्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस किस तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस संभालता है। आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी 11th 12th क्लास में भी, राइट। पार्टनरशिप आती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आकर साथ में काम करते हैं, पूरी बिजनेस फर्म में वो काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो बियर करते हैं साथ मिलकर, ठीक है। कुछ उनका रेशियो रहता है जिसमें वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांट लेते हैं। उसी तरीके से कंपनी होती है जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो ये सभी जो है वो फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। चिंता मत करो, ये जितने भी फॉर्म्स हैं हर एक फॉर्म के बारे में, एक पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में पूरा पूरा चैप्टर है। आने वाली वीडियोस में उनको हम कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बस हम एक इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ रहे हैं क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या फॉर्म्स होती हैं, किस किस तरह की होती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम में भी बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब जो फॉर्म्स होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं और किस किस तरह की वो होती हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो। अगर बनाते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाते हो तो आपको नोट्स वैसे तो अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद करता हूँ वो आपने ज्वाइन कर रखा होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साथ में आप खुद के नोट्स बनाते हुए चलो। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हो, साथ में लिखते हुए चलो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट्स भी आपके बन जाएंगे और साथ में चीजें आपको समझ में भी अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट को, क्या यहाँ पर लिखा है। A business organization represents an institutional arrangement to carry on any business activity। तो एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक अरेंजमेंट, ठीक है। एक अरेंजमेंट कैसा, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक पूरे बिजनेस फर्म में जितनी भी चीजें हैं, मशीन हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, वो सारे लोग हो गए जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो एक पूरा अरेंजमेंट है जिससे कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको वो कैरी ऑन करते हैं या फिर चलाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है। आगे है, अब बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन सेवरल फॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है उसको ओन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग तरीके से। सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति पूरी बिजनेस फर्म को चला रहा है, ठीक है। बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक कंपनी हो सकती है जिसमें शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर वो शेयर खरीद रहे हैं उसके, या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है, वो सब चीजें होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो एक जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से ओन किया जा सकता है और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, राइट। आगे एवरी फॉर्म हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जो हर एक फॉर्म है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, उसके अपने फायदे और नुकसान अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर एक फॉर्म के अपने अलग फायदे हैं, अपने अलग नुकसान हैं। Therefore, a businessman is faced with the problem of selecting a suitable form of ownership for his business। तो इसी वजह से जो बिजनेसमैन है वो देखता है कि कौन सी फॉर्म उसके लिए सुटेबल रहेगी, सारे फायदे नुकसानों को मद्देनजर रखते हुए, जो भी उसका नेचर है बिजनेस का, जो भी टाइप है उसके बिजनेस का, जो भी चीज वो बना रहा है, जो भी चीजों से बेचनी है, उन सब चीजों के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि किस तरह की फॉर्म उसको चूज करनी है। वो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में खुश है, पार्टनरशिप में उसे जाना है, कंपनी उसको बनानी है, ठीक है। या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो कुछ वो किस तरीके से अपने बिजनेस को देखता है, क्या उसको चूज करना है, वो सब चीजें वो डिसाइड करता है पहले से। दिस प्रॉब्लम अराइजेस नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज बट आल्सो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ इन द साइज ऑफ बिजनेस। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कौन सी फॉर्म उसको चूज करनी है, ये प्रॉब्लम सिर्फ तब नहीं आती जब वो बिजनेस को लॉन्च करता है, ये प्रॉब्लम तब भी आती है जब उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो वहां पर भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, किस तरीके की फॉर्म मैं चूज करूं, ठीक है। मुझे अकेले उस बिजनेस को चलाना है, पार्टनर्स के साथ मुझे वो बिजनेस चलाना है, कंपनी बनानी है, तो वहां पर तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी जब आप उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। लेकिन
अगर आपने वो बिजनेस शुरू कर दिया, उसके बाद जब उसको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और ज्यादा आप उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे अपने बिजनेस को, तब भी वहां पर आप सोचोगे कि यार मैं क्या इसको अभी भी अकेला ही चलाऊं, या फिर मैं साथ में पार्टनर्स लाऊं, या फिर मैं इसको एक कंपनी बनाऊं। ठीक है, तो वहां पर भी वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी या फिर एक बिजनेसमैन को फेस करनी पड़ती है। आगे, चॉइस ऑफ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन बिकॉज इट डिटरमाइंस द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो ये जो चॉइस है बिजनेस की, जो फॉर्म है उसकी ओनरशिप को डिसाइड करने की, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल डिसीजन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है उस बिजनेस की पावर के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो बिजनेसमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस वहां पर होने वाले हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से वो बांटेंगे। अगर एक अकेला व्यक्ति उस पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो चाहे जो भी प्रॉफिट हो, चाहे जो भी लॉस हो, वो सारा वो अकेला व्यक्ति रख लेगा। पार्टनर्स अगर होंगे, तो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उनके रेशियो में बढ़ जाएगा, जो भी रेशियो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा कि इतने रेशियो में मैं रख लूंगा, इतने रेशियो तुम रखोगे, इतना रेशियो तुम्हारा है, तो उस पर्टिकुलर रेशियो में वो सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं उनके भी, जैसे मैंने आपको बताया, अलग फायदे और नुकसान होते हैं, तो उन्हीं में भी अलग अलग तरीके से प्रॉफिट्स और लॉसेस बढ़ते हैं, या फिर जो भी चीजें रहती हैं वो अलग अलग सब फॉर्म में रहती हैं। वंस अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज चूजन, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू चेंज इट। अगर एक बार आपने ओनरशिप को चूज कर लिया, कि अगर आपको डिसाइड किया है आपने कि मुझे सोल प्रॉपर्टरशिप ही चलाना है या फिर मुझे पार्टनरशिप ही चलाना है, तो आपको उसी को चलाना पड़ेगा आगे तक, वरना बाद में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी और बहुत ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी रहता है कि उस ओनरशिप को चेंज करना। मान लो आपने पहले सोच लिया था कि मुझे पार्टनरशिप में ये पूरा बिजनेस चलाना है, फिर आगे जाके आपने सोच लिया कि यार मुझे इसको कंपनी बनाना है या फिर मुझे इसको सोल प्रॉपर्टरशिप में ही रखना है, तो वो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा आगे जाके। ठीक है, तो बहुत सोच समझकर पहले ही एक एंटरप्रेन्योर इस बारे में सोचता है कि किस तरीके की फर्म या फिर कौन सा टाइप उसको अपनी बिजनेस का सोचना है या फिर चलाना है, राइट। आगे, देयरफॉर द फॉर्म ऑफ ओनरशिप शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरेबल थॉट एंड डेलिबरेशन। तो इसी वजह से जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती है उसको बहुत ज्यादा सोच विचार करके सिलेक्ट किया जाता है, और करना भी चाहिए। बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए, हर एक फॉर्म के फायदे नुकसान ध्यान में रखने चाहिए, तब जाकर। और अपने बिजनेस को भी उसको साथ में देखना है कि उसका बिजनेस किस तरीके से वो चलाने वाला है, क्या क्या चीजें उसमें करने वाला है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो चूज करेगा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को या फिर टाइप को। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या वो फॉर्म्स होती हैं या फिर क्या क्या वो टाइप्स होते हैं, जिनके मैं नाम अभी बीच बीच में बार बार ले रहा था। ठीक है, तो सबसे पहली जो फॉर्म हमारी आ जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज्यादा इजी, जिसमें एक अकेला व्यक्ति होता है, पूरा राजा होता है वो अपने बिजनेस का। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी एफर्ट्स लगेंगे, जो भी मेहनत लगेगी, सब चीजें उस अकेले व्यक्ति को ही करनी है। ठीक है, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। चिंता मत करो, जितने भी ये फॉर्म्स हैं इनको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक फॉर्म के ऊपर एक पूरा पूरा चैप्टर है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अभी हम बस यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका, ऊपर ऊपर से सब चीजें जानना है, आगे हम इसका पूरा चैप्टर लेते हुए चलेंगे। पूरा पूरा एक चैप्टर है हर एक फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो सोल प्रॉपर्टरशिप में बस एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, सारे प्रॉफिट्स लॉसेस वो अकेले ही शेयर करता है अपने ही साथ, राइट। आगे नंबर 2 हमारी फॉर्म आ गई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, राइट। मिनिमम दो हो और मैक्सिमम 100 वो हो सकते हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सब लोग साथ मिलकर एक फर्म बनाते हैं, उस फर्म में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ वो काम करते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप इस तरीके से कुछ काम करती है, जो भी वहां पर प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो उस रेशियो में बांट देते हैं, जो रेशियो उन्होंने पहले से तय किया था जब पार्टनरशिप फर्म वो शुरू कर रहे थे सारे लोग मिलकर। तो पहले से उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, सब चीजें वो आपस में तय कर लेते हैं। कितना लॉस वो बियर करेंगे, कितना प्रॉफिट्स वो बांटेंगे, सब चीजें उसमें पहले से रिटर्न होती हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ये हमारा आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, राइट। तो इसमें जानने वाली सिर्फ यही चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि एक बिजनेस सॉरी एक फैमिली के अंदर जो एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उस एक फैमिली बिजनेस को अपना चला रहा है, तो जैसे ही उसी फैमिली में कोई और मेल पर्सन बर्थ लेगा, किसी मेल पर्सन का जन्म होगा, तो अल्टीमेटली वो भी उसका ओनर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके वो जो बिजनेस चल रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो उसका मालिक बन जाएगा, वो उसका ओनर बन जाएगा। ठीक है, आगे जाके, ठीक है, राइट। तो इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, काफी सारी चीजें हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड भी। तो बस इतना जान लो कि एक फैमिली बिजनेस होता है जो एक व्यक्ति हमारा चला रहा होता है, मेल पर्सन चला रहा होता है, और इसकी ओनरशिप कैसे मिल जाती है, जैसे ही उस पर्टिकुलर फैमिली में जहां पर वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है, वहां पर जैसी कोई और मेल पर्सन का बॉर्न होगा या फिर जन्म होगा, तो वो भी उसका ओनर कहलाएगा। आगे जाके बड़ा होकर वो उस कंपनी का ओनर बन जाएगा, उस फैमिली बिजनेस का ओनर बन जाएगा, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है,
तो काफी सारी चीजें यहाँ पर भी हमें आगे जानने को मिलेंगी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब ये फॉर्म्स रहने वाली हैं। उसके बाद हमारे थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट कंपनी यहाँ पर लिखा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वैसे होती है। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी काफी सारे लोग आते हैं साथ मिलकर, वो यहाँ पे शेयर्स भी होते हैं। ठीक है, शेयर्स में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, आपने सुना होगा, आपने इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो कंपनी में साथ मिलकर लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो काम कर रहे होते हैं, जो भी उनको प्रोडक्ट बेचना है, जो भी सर्विस बेचनी है, उसकी तरफ वो काम करते हैं, और जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया होता है वैसे ही वो उसमें शेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं उनको, और यहाँ पर शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लोग इनके शेयर्स खरीदते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉसेज होते हैं उनसे लोगों का भी फायदा होता है, और काफी सारी चीजें होती हैं, काफी लेंथी प्रोसेस होता है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी एक हमारा फॉर्म हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है फिफ्थ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं, यानी कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करी जाती कि भाई आ हमें ज्वाइन कर और हमारे साथ यहाँ पर काम कर। वो उनकी अपनी खुद की मर्जी होती है, वो यहाँ पर आना चाहें, इनको ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें, वो उनकी मर्जी। ठीक है, इसलिए इसको वॉलंटरी एसोसिएशन बोला जाता है। और इनका जो एम रहता है वो रहता है कि मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करें, ना कि प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना इनका एम रहता है, प्रॉफिट्स अर्न करना इनका मेन एम नहीं रहता है, फिर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में, उनकी ये हेल्प करते हैं जिस तरीके से भी ये हेल्प कर पाते हैं। राइट, प्रॉफिट्स अर्न करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, बस हेल्प करना लोगों की वो इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। राइट, और अगर हम बात करें किसके अंतर्गत ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हमारी आती है, ये आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप है तो ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आती है। राइट, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर हम एक खास बात की बात करें तो ये सिर्फ इंडिया में ही है, और इंडिया में भी ये सिर्फ हिंदूज के लिए ही है। राइट, अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एक्ट की बात करें तो वो हमारा आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, जिसके अंतर्गत हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आती है। राइट, तो यही सब चीजें हैं। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, तो वो डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो अलग उसके लिमिट रहेगी मेंबर्स की, और अगर पब्लिक कंपनी है तो अलग उसकी लिमिट रहेगी, जो भी उसमें मेंबर्स होने वाले हैं उनकी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई हमारी। अब बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस बेसिकली वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, गवर्नमेंट ही उनको ओन और मैनेज करती है। राइट, इसके और भी नाम है, और भी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे कि स्टेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब क्या हम हर एक गवर्नमेंट कंसर्न को पब्लिक एंटरप्राइज कह सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, हम सिर्फ उन गवर्नमेंट कंसर्न को पब्लिक एंटरप्राइज कहेंगे जो किसी ना किसी तरह की इकोनॉमिक या फिर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो वो हमारी पब्लिक एंटरप्राइज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक आपने सुना होगा, तो उसमें नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ठीक है, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन जान लिया, क्या हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती हैं, क्या मीनिंग होता है इन फॉर्म्स का, ठीक है, क्यों हम इनको यूज करते हैं, सब चीजें हमने यहाँ पर अच्छे से जान ली है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे और आपको सब चीजें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या समझते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स या फिर टाइप से, तो ये सब चीजें आपको वहां पर बतानी पड़ेंगी, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई, और किस किस तरह की होती हैं वो भी आपको यहाँ पर नाम देने पड़ेंगे आपके एग्जाम में। थोड़ा थोड़ा इनमें से आप लिख दोगे, जितना मैंने आपको समझाया तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। बाकी आने वाली वीडियोस में इस पर्टिकुलर एक फॉर्म के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो हर एक फॉर्म के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर exams।